हेलो स्टूडेंट, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी लेटेस्ट में NT-UGC नेट का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड MCQ देखते हैं। ICT टॉपिक रहेगा। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो पूरा सिलेबस है उसमें से जो ICT वाली जो यूनिट है उसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड MCQ लिए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लाउड स्टोरेज सर्विस। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण है? चार एग्जाम्पल है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप और BLC मीडिया प्लेयर। ठीक है, अब इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसको देखते हैं। तो इसको देखने से पहले हम इसका देखो, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है पहले तो आपको जी समझ में आना चाहिए। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है जो भी डेटा है उसका स्टोरेज अपने कंप्यूटर में ना होकर इंटरनेट पर होना, इंटरनेट के किसी सर्वर पर स्टोर होना, उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप जो है वो आपका एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर रिकॉर्डिंग के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन जो बनता है कि इसके अलावा और कौन कौन से क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है वो आपको आनी चाहिए। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के नाम बता रहा हूँ। जैसे आपका है ड्रॉप बॉक्स। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं में से कोई क्लाउड स्टोरेज दूसरे नाम दे दिया, दूसरा भी नाम दे सकते हैं। आपका दूसरा है ड्रॉप बॉक्स। नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। आप इसको नोट कर लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका आई क्लाउड, अमेजॉन ड्राइव, आपका बॉक्स, पी क्लाउड, मेगा, synchronize.com और आई ड्राइव। तो कुछ इंपोर्टेंट क्लाउड स्टोरेज हैं जिनमें डेटा को स्टोर करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर जो था अपना वो था, करेक्ट आंसर था कौन सा अपना? करेक्ट आंसर था आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्लाउड स्टोरेज आपके समझ में आ गया। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है डेटा का स्टोरेज अपनी लोकल कंप्यूटर में ना होकर सर्वर पर स्टोर होना, किसी पर्टिकुलर सर्वर पे, उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। जैसे गूगल की फाइलों को स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव यूज किया जाता है। अलग अलग सर्वर होते हैं, अमेजोन के सर्वर अमेजोन यूज किया जाता है। तो मैंने आपके कुछ इंपोर्टेंट क्लाउड स्टोरेज सर्वर्स के नाम आपको बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? पहला है आपका FTP, दूसरा है HTTP, तीसरा HTTPS और चौथा है SMTP। तो देखो, प्रोटोकॉल्स में भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल किसके यूज किया जाता है, किस प्रोटोकॉल क्या काम होता है, क्या 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 उसकी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम डिस्कस करते हैं क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका HTTPS। सी इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे है जी देखते हैं। जिसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का होता है सिक्योर। आप HTTP लिखना, सिक्योर भी साथ में है, सिक्योर, जो कि HTTP का क्या है? एक एक्सटेंशन है। इसका यूज कम्युनिकेशन, इंटरनेट नेटवर्क के कम्युनिकेशंस के लिए किया जाता है। ठीक है, जो डेटा को HTTP इंक्रिप्टेड के फाइलों के यूज में किया जाता है। ठीक है, तो HTTP क्या है? HTTPS एक HTTP का एक्सटेंशन है। ठीक है, जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन है ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर क्या है? एक सिक्योर कम्युनिकेशन है जो कि इंटरनेट पर यूज किया जाता है और डेटा का ट्रांसफर इनक्रिप्टेड के फॉर्म में होता है जिसमें SSL और TLS फॉर्मेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस वाले इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर आपका है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड यूज टू स्टोर फर्मवेयर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है और फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है? इसके चार ऑप्शन है। पहला है रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर। चार इसके ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें से करेक्ट आंसर थोड़ा आप बताइए, आपको कोई आंसर इसमें समझ में आपको आ रहा हो कि करेक्ट कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोम। रोम इज द करेक्ट आंसर। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम, जिसका यूज फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होती है जिसपे लिखी हुई इंफॉर्मेशन इरेज नहीं होती,
मतलब परमानेंट स्टोर हो जाती हैं, मीनिंग ई रिटेन कंटेंट। कंप्यूटर जब टर्न ऑफ होता है तब भी रहती है ये सारी इन्फॉर्मेशन। स्टोर जो कि यूज, इसको स्टोर करने के लिए फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसका कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है, जिसका इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। परमानेंटली, जो कि परमानेंटली प्रोग्राम होता है हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं, कैश मेमोरी क्या होती है, आपके रजिस्टर्स क्या होते हैं और रैम क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी एक छोटी हाई स्पीड वाली स्टोरेज मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, रैम को बार बार एक्सेस किए जाने वाले डेटा को कॉपीज करने के लिए यूज की जाती है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। तो रैम कैसी है? हाई स्पीड मेमोरी है। कैसी है? हाई स्पीड वाली, हाई स्पीड और छोटी, ध्यान रखना है, छोटी भी है और हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज एरिया होता है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी मतलब रैम में बार बार एक्सेस किए जाने डेटा को कॉपीज स्टोर करते हैं। इसका उद्देश्य इसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है? इसका पर्पज होता है डेटा को एक्सेस की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना, उसको बढ़ाना, ताकि सीपीयू जल्दी से इंपोर्टेंट डेटा और निर्देशों को एक्सेस कर सके, जिसका उपयोग बार बार किया जाता है। कैश मेमोरी रैम से काफ़ी तेज होती है, आपको ध्यान रखना है, कैश मेमोरी जो है रैम से तेज होती है, लेकिन कैसे होती है? महंगी भी होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी एक छोटी मेमोरी होती है और हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो कि रैम से तेज होती है, ठीक है, बार बार स्टोर किए डेटा को स्टोर करती है। तो इतनी बात आपको समझ। अभी देखो, मेन चीज बता रहा हूं, हमारे पेड जो स्टूडेंट दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, हमने पेड कोर्स बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ पूरा वीडियो क्लासेस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 10 ईयर्स के पेपर के सॉल्यूशंस के साथ हमने कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट एग्जाम्स के लिए बनाया हुआ है, जो बिल्कुल आप रजिस्टर करने के लिए आपको लेना है कोर्स, तो आप व्हाट्सएप में स्क्रीन पर चला, आप मैसेज करो, डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछो, हम आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन की बताएंगे, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है? रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर सीपीयू के अंदर क्या होती है? एक हाई स्टोरेज लोकेशन होती है। कैसी होती है? जो एक तेज स्टोरेज लोकेशन होती है, जो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, मतलब इसमें डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। कैसे होता है? अस्थायी रूप से। जबकि सीपीयू निर्देशों को प्रोसेस करता है। ये सीपीयू के एक्टिवेशन के लिए, संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये बीच में इंटरमीडिएट परिणाम जैसे डेटा को रखते हैं, उन्हें सीपीयू को जल्दी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए रजिस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। रजिस्टर की, अब देखो रजिस्टर अब देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रजिस्टर कौन कौन से साइज के होते हैं, तो 32 बिट्स के रजिस्टर होते हैं और 64 बिट के रजिस्टर अवेलेबल होते हैं। रजिस्टर की स्टोरेज क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम स्टोरेज करते हैं, आमतौर पर इसमें 32 बिट्स या 64 बिट्स की ही रख सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर कंप्यूटर में सबसे तेज प्रकार की मेमोरी होती है, जो कैश मेमोरी और रैम से भी अधिक तेज होते हैं, जब क्योंकि ये सीधे सीपीयू से जुड़े होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जो उद्देश्य होता है मैथमेटिकल अंकगणितीय तर्क संचालन, ऑपरेंड आदि, इन निर्देशों को स्टोर करना, इनको एक्सप्रेशन करना, इन सब का काम होता है। अब देखो रजिस्टर कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर का प्रकार पूछ सकते हैं। तो रजिस्टर के जो प्रकार हैं वो होते हैं, पहला होता है एसीसी एक्यूमुलेटर, दूसरा होता है प्रोग्राम काउंटर भी रजिस्टर होते हैं, इंस्ट्रक्शन काउंटर, आपका स्टैक पॉइंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, इतने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चंस की तो सिंपल सी बात है, इस वाले क्वेश्चन का तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका है रोम इज द नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फर्मवेयर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फर्मवेयर का क्या उद्देश्य होता है? 4 ऑप्शन है। टू अलाउ एक्सेस टू ऑल नेटवर्क सर्विसेज, सभी नेटवर्क सेवाओं को पहुंच की अनुमति देना। दूसरा है टू ब्लॉक अनवांटेड इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, अनवांटेड जो इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको ब्लॉक करना। तीसरा है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन की स्पीड को बढ़ाना। और चौथा है टू बैकअप डेटा इन द नेटवर्क में डेटा का बैकअप करना। तो 4 ऑप्शन है, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या है, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं। देखो इसका करेक्ट आंसर तो क्या है, फायरवॉल एक ऐसी दीवार के रूप में काम करता है जिसमें ना तो कोई इंफॉर्मेशन इधर जाती है आती है, मतलब एक ब्लॉक की तरह काम कर देता है, जो अनवांटेड इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर देता है,
तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब टू ब्लॉक द अनवांटेड इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है। अब फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स को बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। जो प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनको कंट्रोल करता है। जो क्या करता है, आपके या नेटवर्क को अनाधिकृत जो अनऑथराइज जो होते हैं उन खतरों को बचाने के लिए उसमें इसकी मदद करता है। इतनी बात मैंने आपको समझा दी। डिटेल में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैंने अलग से पेड कोर्सेज से पढ़ाए हुए हैं सारे टॉपिक। ठीक है, आप देखो तो इसका करेक्ट आंसर आपके समझ में आ गया। इसका करेक्ट आंसर आपका है बी इज द करेक्ट आंसर। जो बी इसका करेक्ट आंसर है, टू ब्लॉक अनवांटेड इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, लाइनेक्स एंड ओरेकल डेटाबेस। देखो अभी एग्जाम लेटेस्ट में एग्जाम आने वाला है, तो हमने पूरी कंप्लीट जो 10 यूनिट्स लाइब्रेरी साइंस की और 10 यूनिट पेपर 1 की, हर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, हम इनको डिस्कस करें और इनको पढ़ें इनको अच्छे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है उसको हम देखते हैं। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर आपकी निगाह में क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है, ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब क्वेश्चन जी दे सकता है कि लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री हो, जिसको यूज करने का कोई पैसा नहीं लगता, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, मीनिंग है इसका सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। इसका जो सोर्स कोड होता है फ्रीली अवेलेबल टू एनीवन टू व्यू। किसी भी व्यक्ति उसको व्यू कर सकता है, देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इन कौन सा सब संक्षेप में समझे तो इसके अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक और एडोब फोटोशॉप। जैसे इसके अलावा जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोब फोटोशॉप कैसे है? प्रोप्राइटरी है, मतलब पेड है। सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। इसका सोर्स कोड प्रोप्राइटरी, सब सॉफ्टवेयर का मतलब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो डिफरेंट होती हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, आपका ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमने सब पेड कोर्सेज में बताए हुए हैं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन जीवन सकता है कि इसके अलावा और कौन कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा लाइनेक्स, अपाची एचटीटीपी सर्वर, मोजिला फायरफॉक्स। जरूरी नहीं है कि लाइनेक्स कैसा है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है आपका अपाची एचटीटीपी सर्वर, एक ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। तीसरा है मोजिला फायरफॉक्स, जो कैसा है, एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, जो इट्स प्राइवेसी फीचर्स एंड एक्सटेंशन उसके होते हैं। नेक्स्ट आपका लिब्रे ऑफिस, एक ओपन सोर्स ऑफिस है डेट जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस के लिए यूज किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैसा है, आपका ओपन सोर्स है, जबकि एमएस ऑफिस कैसा है, प्रोप्राइटरी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका GIMP, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, एक ओपन सोर्स ग्राफिक एडिटर है जिसका यूज किया जाता है इमेज रीटचिंग और एडिटिंग करने के लिए। नेक्स्ट आपका है ब्लेंडर। ब्लेंडर कैसा है, ब्लेंडर एक ओपन सोर्स 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन और रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। VLC मीडिया प्लेयर, एक ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वर्ड प्रेस। वर्ड प्रेस भी कैसा है, वर्ड प्रेस भी एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका यूज वेबसाइट पर और वेबसाइट और ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है MySQL। MySQL भी ओपन सोर्स RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी कैसा है, एक एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन और टैबलेट में यूज होता है। नेक्स्ट आपका है ऑडोसिटी। ऑडोसिटी भी कैसा है, एक ओपन सोर्स ऑडियोग्राफिक आपका सॉफ्टवेयर है। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो यूज किए जाते हैं। कृतिका जो है ओपन सोर्स डिजिटल पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है ना। तो ओपन सोर्स थंडरबर्ड एक ओपन सोर्स ईमेल क्लाइंट डेवलप वाला सॉफ्टवेयर जो मोजिला के द्वारा डेवलप किया गया था। तो मैंने इतने सारे आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम बताए, आपने सब नोट कर लिए होंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। तो ओपन सोर्स का मतलब समझ में आ गया। ओपन सोर्स अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, डेटाबेस भी हो सकता है, आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी हो सकते हैं, आपके वेब पेज और सॉफ्टवेयर बनाने हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग के हो सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हर कैटेगरी में हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो, इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, इसका करेक्ट आंसर था लाइनेक्स।
ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन द लैम्प स्टैक विच कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विंग वेब पेजेस। लैम्प जो एक टॉपिक है, स्टैक होता है, कौन सा घटक वेब पेजों की सेवा के लिए जिम्मेदार होता है, वेब पेजों को सर्व करने के लिए जिम्मेदार होता है। लाइनक्स, अपाची, माईएसक्यूएल और पीएचपी। तो इसको भी आपको आना चाहिए। अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो इसका करेक्ट आंसर है अपाची। अपाची जो है एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। कैसा है? वेब सर्वर। जो लैम्प स्टैक में जो आपका जो ए है उसका मतलब होता है अपाची, जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट होती है ब्राउजर से, पेजेस को रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और उसको वेब पेजेस में सर्व करते हैं। मतलब वेब पेजेस को एक से इधर से उधर सेंड करने के लिए आपका अपाची सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जो कैसा वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जी भी आ सकता है, जो लैंप है उस लैंप में एल का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है और पी का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एल जो है वो लाइनक्स है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपाची जो है वो वेब सर्वर है, ए एक मतलब अपाची वेब सर्वर है। माई एसक्यूएल है जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माई एसक्यूएल। और जो पी है, पी में आपका पीएचपी भी आ सकता है, परल भी आ सकता है और पाइथन जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो लैम्प एक पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका यूज बेस डेवलपमेंट में किया जाता है, जो कि 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, अपाची एक वेब सर्वर, माईएसक्यूएल एक डेटाबेस और पीएचपी जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज डायनेमिक वेब और वेब पेजेस, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है। मैंने आपको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपके कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से छूटे नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ सब चीज़ें। तो इसका मतलब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी आपकी है, इसका आंसर है अपाची। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज चैट जीपीटी स्टैंड फॉर। चैट जीपीटी का क्या अर्थ है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर, चैट जनरल प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, चैट ग्राफिकल प्रोसेसिंग टूल, चैट ग्लोबल प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आपने भी तो पेपर देने जा रहे हो तो आपने भी तो पढ़ा हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ए, चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर जो क्या होता है, इसका मतलब होता है चैट जनरल प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। इसका फुल फॉर्म समझ आ गई, जो कि एक लैंग्वेज मॉडल डेवलप है जो कि ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया था। आपको थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ इसकी। ओपन एआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसको नवंबर 2022 में इसका फर्स्ट रिलीज हुआ था जी। और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। तो इतने इसका यूज किया जाता है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेस्ट इन द कन्वर्जन टेक्स्ट। कंटेंट राइटिंग में इसका यूज हम करते हैं, कई सारी यूज में यूज होता है, अकेले कंटेंट राइटिंग नहीं। तो एक चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर सिस्टम है। ठीक है। इसी तरह से हमने अपने सारे जितने भी कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं, सारे कोर्सेज में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है, बताया हुआ है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है? सी, पाइथन, असेंबली लैंग्वेज, एचटीएमएल। तो 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पाइथन। पाइथन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी कैसी है? सी एक इज द प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते। और असेंबली लैंग्वेज जो इसमें आ रही है वो कैसी है? लो लेवल लैंग्वेज होती है। और जो HTML जो आ रहा है वो कैसा होता है? मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इसका मैंने एक्सप्रेस आपको बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? पाइथन। पाइथन इज द आपका कौन सी है? आपकी पाइथन जो है वो कैसी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? एक टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, या फाइल फॉर्मेट फॉर द इमेजेस या नेटवर्क प्रोटोकॉल से क्या है आपका यूनिकोड। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? यूनिकोड का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो यूनिकोड इसका करेक्ट आंसर आपका है बी,
बी है एक करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। यूनिकोड एक करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड जो क्या प्रोवाइड करता है, जो हर करेक्टर के लिए एक स्पेशल नंबर प्रोवाइड करता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म, प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्राम से हो। ये एक समान इनकोडिंग टेक्स्ट को हैंडलिंग करने का यूज किया जाता है। मूल यूनिकोडिक मानक प्रत्येक करेक्टर के लिए 16 बिट का उपयोग किया गया था, जिसका मतलब है इसमें 65,536 कैसे होते हैं, 65,536 यूनिक कोड पॉइंट्स होते हैं हर करेक्टर के लिए। जो मेनली जो होता है वो UTF-8 यूनिक कोड के सबसे आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला इनकोडिंग है, UTF-8 या करेक्टर को इनकोड करने के लिए एक 1 से लेकर 4 बाइट्स का उपयोग करता है। UTF का मतलब होता है यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। मैंने यूनिकोड इस तरीके से वर्णन करता है जिसमें यूनिकोड करेक्टर को एक वेरिएबल लेंथ बाइट के अनुक्रम में इनकोड करता है। तो समझ आ गया यूनिकोड क्या होता है। यूनिकोड की बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी थ्योरी है इसकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको अभी इतना बता दिया है जो पेपर के हिसाब से बन सकता है। तो कैसा करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो हर करेक्टर की एक स्पेशल नंबर, यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से नंबर आया हो, और इनको रिप्रेजेंट हैंडलिंग द टेक्स्ट और यूनिकोड स्टैंडर्ड में 16 बिट का उपयोग किया जाता है, जिसमें 65,536 यूनिक कोड होते हैं। UTF-8 जो है वो स्टैंडर्ड कोड होता है जिसमें 1 to 4 बाइट्स का यूज़ किया जाता है, और UTF एक यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। ठीक है, इतनी बात मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिए थे। अब देखो इसका करेक्ट आंसर तो आपके समझ में आ गया। क्या है, करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं, क्योंकि समय कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं, आपको बताना है, तो मैंने हर टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में छूटे नहीं। तो क्योंकि देखो लाइब्रेरी साइंस जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें जॉब्स बहुत इजी हैं। आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो 100% जॉब आपको मिलेगा, और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने इसमें और वीडियोस भी अपलोड करेंगे कि क्या क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब देखो कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं सर रिवीजन टेक्निक बता दो, किस तरह से हम पेपर के पहले किस तरह से स्टडी करते, तो वो वीडियो भी हमने अपलोड करेंगे। अभी हम पूरे 20 यूनिट्स जो है उनके हर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक, कोई भी क्वेरीज हो आप हमें व्हाट्सअप करें, हमसे बात करने के कॉल करें, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।